बना लिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 180 के फैक्टर्स भी बनाऊंगा। 180 कौन है? 180 बताना। 180 मैंने जो दिया हुआ 180 क्या चीज है? मल्टीपल 180 एलसीएम है 60 और किसी एक नंबर और का। सही है। अच्छा, अब ये हो गया 180 का एलसीएम बना रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर बोलो आगे बोलो। 3 फिर से 3 और फिर से 5। सही है। ये आपका एलसीएम है। 60 आपका एक नंबर है और दूसरा नंबर है आपका n, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। सही। अब आपको 180 में जितना भी कुछ नजर आ रहा है उसमें से सोचिए कि क्या कुछ है जो 60 के पास से आया। मिसाल के तौर पे ये सिर्फ 60 के पास से आ गया, ये भी सिर्फ 60 के पास से आ गया, और ये जो 3 है ये फर्ज कीजिए सिर्फ 60 के पास से आया। ठीक है, या ये कॉमन भी आ सकता है। ये बात सही है। और एक 3 ये भी है, और 5 ये चीजें तो हो गई जो लाजमी कहाँ से आई, 60 के पास से आई। सही है भाई। ये कौन मुझे किसका माइक खुला हुआ है? ये तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5 ये तो वो चीजें हैं जो लाजमी कहाँ से आई हैं, 60 से आई हैं। सही है। अच्छा, अब मुझे n की लीस्ट वैल्यू एज्यूम करनी है ना, मुझे n की लीस्ट वैल्यू एज्यूम करनी है। तो मैं ये 2, 2 और 5 को सिर्फ मानूंगा कि ये 60 ने कंट्रीब्यूट किया है, ये n ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। सही है। ये n ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। उसके बाद फर्ज कर लीजिए कि मैं सिर्फ, अब ये 2 3 है मेरे पास, ये 2 3 है। ठीक है। ये मैंने मान लिया मिसाल के तौर पर कि ये जो है वो आपके पास कहाँ से आया है, 60 से। ये 4 चीजें तो लाजमी आपकी तय हो गई कि कहाँ से आई हैं, 60 के पास से आई हैं। 2, 2, 3 और 5, क्योंकि ये 4 चीजें आपको 60 में नजर आ रही थी। सही है। ये सब कुछ आपने मान लिया कि ये सब कुछ कहाँ से आया, ये सब कुछ 60 के पास से आया। तो बताओ n के पास से आने के लिए बचा क्या? एक 3 बचा। अच्छा, फर्ज कर दो कि तुम कह दो कि ये वाला एक 3 जो है वो n के पास था। तो भाई मेरे अगर n के पास एक ही 3 होता तो एलसीएम में तुम्हें 3 कितनी बार नजर आते? फिर 2, 2, 3, 3, 5 नजर आता? नहीं नजर आता। ठीक है, ये एक ही दफा नजर आना चाहिए था। तो n के पास 3 है, 2, 2, 3 और 5 ये सारे के सारे 60 के थे। यानी कि ये वाले देखो, ये जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये ये और ये सब कुछ तो चलो मैंने मान लिया कि ये सब कुछ 60 के पास से आया है। अब वो एक एडिशनल 3 जो है वो अगर n के पास से आ रहा है तो n के पास 3 होने कितने चाहिए कि एक इजाफी 3 वहां से आ जाए? 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए, और जिसमें से एक तो वो कॉमन कर देगा 60 के साथ और एक अपने पास से कंट्रीब्यूट करेगा। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? क्या रहेगी? 9 रहेगी। 9। अगर आपके दो नंबर्स 60 और 9 हो तो उनका एलसीएम 180 होता है। समझ आई बात? जी। तो थोड़ा सा ये सोचने वाला सवाल है। अब आप इसको रैंडमली एक एक नंबर 60 के साथ लगा के भी सोच सकते हैं, जैसा मैंने शुरू में आपको थोड़ा बहुत करवाया, या फिर आप इसका ये तरीका भी कर सकते हैं। एक और बार समझा सकते हैं? एक और बार समझा देते हैं। ठीक है, हमने क्या बात करी थी सबसे शुरू में कि ये 180 क्या है? सबसे पहला सवाल ये था कि ये 180 क्या है। ये मल्टीपल है। 180, हाँ यानी मैं लिख देता हूँ ना इसको कि ये 180 क्या है। 180 इज द LCM of 60 and n। ठीक है, 180 जो है वो 60 और n का LCM है। ये बात सवाल ने कही आपको। सही है। तो सबसे पहले तो चलो 180 के फैक्टर्स ही बना लो। अब 180 के फैक्टर्स अगर बना लिए
तो वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये बात सही है? ये बात सही है? जी ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे ये पता है कि ये 180 में जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 नजर आ रहा है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स बिटवीन टू नंबर्स। सही, एलसीएम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स का कलेक्शन होता है। इज दैट राइट? यस अब जिन दो नंबर्स के कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स हमने कलेक्ट किए हैं, उसमें से एक नंबर है 60, जिसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है? जी और दूसरा नंबर है n। डेफिनेटली जब नंबर नहीं पता तो उसके फैक्टर्स भी नहीं लिखे जा सकते। सही। अब उसने जी मुझे क्या कहा है? उसने मुझे कहा है कि n की वैल्यू बताओ, लेकिन n की मिनिमम वैल्यू बताना। सही है। अच्छा, अब तुम्हें 180 में जितने भी फैक्टर्स नजर आ रहे हैं ना, पहले देखो उसमें से कौन कौन से 60 के पास से आ सकते थे। जैसे तुम्हें यहाँ 2 नजर आ रहा है, तुमने कहा भाई ये वाला 2 जो है 60 के पास से आया है। ये 2 भी नजर आ रहा है, इसको भी तुमने कह लिया कि ये भी जो है वो 60 के पास से आया है। ये 3 नजर आ रहा है, इसको भी तुमने कहा कि ये भी किसके पास से है? 60 के पास से आया है। और ये 5 नजर आ रहा है, इसको भी तुमने 60 के ही खाते में डाल दिया, तुमने कहा ये भी 60 के पास से आया है। ये सब वो हैं जो 60 ने दिए। सही है? इतनी बात सही है? जी अब इसके बाद मुझे एक एडिशनल 3 नजर आ रहा है। ये एक 3 ही है जो n के पास से आया हो सकता है। सही है? जी अच्छा, तो अब अगर इतनी बात माने और हम कहें यही वाला 3 जो है वो n होगा, तो अगर सिर्फ n एक ही 3 होता तो एलसीएम में फिर हमें 2 3 नजर आते ही नहीं कभी। सही है? जी तो ये ग्रीन वाले जितने भी फैक्टर्स मैंने हाईलाइट किए हैं ना, ये तो वो हैं जो सिर्फ 60 के हैं, यानी कि सारे के सारे अनकॉमन फैक्टर्स हैं। सही। और वो जो एक 3 है जो कि n के पास से आया है, उसे मैं कहूंगा यार ये एज कॉमन फैक्टर आया है। सही है। तो n के पास कितने 3 होने चाहिए? तो अच्छा, फर्ज कर लो, अब यहां से n की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? 9। फर्ज कर लो कि अगर ऐसे होता, अब मैंने n की वैल्यू मिसाल के तौर पर निकाल दी ना, मैंने कहा n की वैल्यू क्या आ गई है? 9। लेकिन n की वैल्यू सिर्फ 9 हुई जरूरी तो नहीं है, हो सकता है यहाँ पर एक और 5 होता। तो क्या एलसीएम पे फर्क पड़ता या एलसीएम 180 ही रहता? अगर मैं कहूं n में 5 भी है, तो क्या n के में 5 होने के बाद एलसीएम 180 ही रहता कि नहीं रहता? रहता सर। एलसीएम तो 180 ही रहता। ठीक है। लेकिन n की जो वैल्यू इस सूरत में आप बताते, क्या वो मिनिमम वैल्यू बता रहे थे फिर आप मुझे? नहीं मिनिमम नहीं बता रहे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर कर दिया आपने n को, तो एलसीएम तो 180 ही रहा, लेकिन n की वैल्यू मिनिमम नहीं बताई आपने मुझे। जी सही। इसी तरीके से आप मुझे ये भी कह सकते थे कि n के पास एक 2 भी है। अगर n के पास एक 2 भी हो तो भी एलसीएम तो क्या रहेगा? ठीक है। तो एलसीएम तो 180 ही रहेगा, लेकिन n की जो वैल्यू तुम मुझे बता रहे हो वो मिनिमम नहीं रहेगी। सही है बात? जी तो तुम्हें n की वैल्यू को मिनिमम भी रखना है, तो तुमने कहा भाई n के पास क्या होना चाहिए? सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए। अगर सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा n के पास, तो ऐसी सूरत में एलसीएम 180 रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। ऐसी सूरत में एलसीएम 180 रहेगा 60 और n का कि नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और भी चलो गड़बड़ कर ही लेते हैं जब इतनी बात कर रहे हैं। अगर तुम कहो कि n की वैल्यू सिर्फ 3 है, तो अगर n की वैल्यू सिर्फ 3 है तो क्या ऐसी सूरत में तुम्हारा एलसीएम 180 रहेगा? नहीं 60 नहीं होगा। रहेगा। तो फिर वो आपका एक 3 कम हो जाएगा वहां से। तो इसलिए आपको ये मेक श्योर करना है कि n के पास इतने 3 हो कि वो एलसीएम में 2 3 अपेयर कराने का जिम्मेदार ठहर जाए। अगर n के पास एक ही 3 होता तो एलसीएम में भी एक ही 3 नजर आता आपको। सही है? एज अ कॉमन फैक्टर। इज दैट राइट? जी एलसीएम में जो 2 3 नजर आ रहे हैं वो इस वजह से है कि एक 3 तो वो है जो n और 60 ने कॉमन दे दिया।
और एक 3 वो है जो n के पास इजाफी है, जो एज नॉन कॉमन फैक्टर चला गया। सही। तो n की वैल्यू ऐसी सूरत में क्या बनी, 9। इससे कम या इससे कम करने पे एलसीएम 180 नहीं रहेगा। 9 से कम करने पर एलसीएम 180 नहीं रहेगा। इज दैट राइट? यस। और इससे ज्यादा करने पे एलसीएम शायद 180 रहे, बट देन वो n की मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ठीक है बात। जी। अब जैसे अब ये सवाल कर लिया ना, अब इस तरह के सवालों को, जैसे मैं तुम्हें पीडीएफ सॉल्व करवा रहा हूँ, मैंने शेयर भी किया हुआ है, सेव भी किया हुआ है आपके साथ। ठीक है, इन सवालों को हाईलाइट करके रख लिया करें, क्योंकि ये आप भूल जाएंगे दोबारा। इसकी इसकी आप ऐसे मिसाल समझ लें कि ये हम भी भूल जाते हैं। ठीक है, अगर मुझसे भी कोई अचानक से कभी ये सवाल पूछेगा, तो हो सकता है कि मैं भी जो है वो 1 मिनट लगाऊं उसको पढ़ने के लिए। तो ये वो सवाल हैं जो हम लोग भी 1 मिनट के लिए होता है, यार अच्छा क्या था ये। तो ऐसे सवालों को हाईलाइट करके रखा करें। जब जब टॉपिकल करते जाएं तो जो क्वेश्चंस जरा मुश्किल से हो उनको हाईलाइट करके रख लें, ताकि जब आप आखिर के टाइम में प्रिपेयर करने बैठे तो आपको पहले से पता हो कि इस टॉपिक में मुझे किन सवालों ने बहुत तंग किया था। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। जी भाई। कह रहा था जब ये आपने 9 वैल्यू निकाली है, इसके अंदर जो पहला 3 आया था, वो तो मुझे समझ आ गया कहाँ से आया था। जो आपने एक दूसरे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये कहाँ से आया है फिर? मत करो ना, एक ही 3 रखो एन में। अगर एन में एक ही 3 हो तो तुम्हारे एलसीएम में कितने 3 नजर आएंगे तुम्हें? एक ही नजर आएगा, एक ही नजर आएगा। एक ही नजर आएगा। क्यों एक ही क्यों नजर आएगा? बता क्योंकि दो। एक ही बचा था, क्योंकि एक ही बचा था। क्योंकि 60, क्योंकि एक ही था, अच्छा वो एक ही नजर आएगा। वो जो एक नजर आ रहा है वो एज कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है बिटवीन 60 एंड एन, या एज नॉन कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है बिटवीन 60 एंड एन? ये जो एक 3 कॉमन तुम्हें कॉमन एलसीएम में फैक्टर, नजर आ रहा है वो एज कॉमन कॉमन फैक्टर फैक्टर। नजर आ रहा है। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे कॉमन। मैं कह देता हूँ मेरे पास 180 में 2 3 है। एक ये जो 3 मुझे नजर आ रहा है ना, ये वो है जो 60 और एन दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। सही है। हम्म। तो अब सवाल ये है कि भाई फिर ये वाला 3 कहाँ से आया? अच्छा, ठीक। ये वाला 3 कहाँ से आया? अब डेफिनेटली ये 60 में तो बहुत साफ है, नजर नहीं आ रहा। ठीक है, 60 में तो नहीं नजर आ रहा ये। तो ये वाला 3 कहाँ से आया है? ये 3 वो है जो 60 ने दिया है। तो ये 60 के पास एक एडिशनल 3 और है ना, मतलब अगर एक ठीक। ही होता तो एलसीएम में एक ही 3 नजर आता। तो आपके पास एलसीएम में एक और 3 जो नजर आ रहा है वो एन के पास से नजर आ रहा है, और वो एज ए नॉन कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है। ठीक ठीक है। सही हुआ। ठीक। चलें। अच्छा उसके बाद क्या था, 62 था सेम। जी सर। अच्छा अब ये आ गया 62। अ नंबर रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। इसको तो उसने आपसे कहा इवेल्युएट दिस नंबर, यानी इस नंबर को इसकी आसान शक्ल में आप बनाते। तो 2 स्क्वायर का मतलब 4, 5 स्क्वायर का मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 इंटू 25 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 7 बिकम्स 700। 700। ये तो आसान सी बात है। ठीक है, अब ये है भाई पार्ट बी। चलिए अब जरा आप कोशिश कीजिए कि आप समझें या आप मुझे समझाएं ये सवाल। आपको कितना समझ में आया है? मैंने आपको एलसीएम बता दिया है इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, एचसीएफ भी बता दिया है इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन फैक्टर्स। बार बार कह रहा हूं इस टॉपिक में अगर कोई चीज तंग करेगी तो ये एलसीएम एचसीएफ वाले सवाल तंग करेंगे। बाकी तो फिर भी शायद किसी ना किसी तरह उल्टे सीधे तरीके से कर ही लोगे। एलसीएम एचसीएफ वाले सवाल बच्चे लेके बैठे रहते हैं। चलें जरा खुद से समझ के मुझे भी समझाएं। हाँ फैजान बोलो बेटा। सर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 एंड अनदर नंबर n
is 2 square multiplied by 3 multiplied by 5 square multiplied by 7 square. इसमें ये कह रहे हैं कि हमें we have to find the lowest possible value of n, minimum value of n. सही है। तो सर मेरे ख्याल से कि अगर हम इन मल्टीपल्स को देखें तो we can easily find out कि एक 3 और एक 7 जो है वो n से आया है as a non common, एक 7 कॉमन फैक्टर है बट 3 इज अ नॉन कॉमन फैक्टर। अच्छा 7 एलसीएम में तुम्हें 7 कितने नजर आ रहे हैं? सर 2। 2। तो क्या दोनों के दोनों नॉन कॉमन है? नो सर। एक नॉन कॉमन। सही है, वेरी गुड फैजान। यानी आपने अपना एलसीएम देखा, ये रहा आपका एलसीएम। सही है, ये आपका एलसीएम है, राइट? यस सर। और जो दो नंबर्स हैं उसमें से एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर है n। अब आप क्या करेंगे, अपने एलसीएम में से वो चीजें जो पहले नंबर की हैं वो तो डिस्कार्ड कर देंगे। आप कहेंगे भाई ये जो है ये पहले नंबर से है, ये भी जो है ये पहले नंबर से। आपने कहा ये तो पहले नंबर के ही खाते में डाल दो, ठीक है, इसको तो n की गिनती में शामिल मत करो। फिर जो 2 7 है ना, उसमें से आपने कहा एक 7 वो है जो पहले ही नंबर का है। जी सर। सही है। अब क्या कुछ बचा, अब जो कुछ एक्स्ट्रा बचा वो पहले फिलहाल n के जो है ना वो खाते में फिट कर दें। आप कहें n के पास जो है वो क्या है, 3 एक 3 और एक 7। अच्छा एक मिनट ना, अब सोचिए, अब अगर n, ये आपने n बना लिया, ठीक है ना, ये आपने n बना लिया, और आपका पहला नंबर लेट से a कह दिया मैंने उसको, वो क्या था 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। अभी तो मैंने ऐसे ही लिखा है ना। अब जरा चेक करो कि n और a के ऐसे होते हुए एलसीएम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर नजर आता? नहीं सर। नहीं नजर आता। नहीं। ऐसी सूरत में तुम्हारा एलसीएम तुम्हें क्या दिखता, 2 स्क्वायर a से आ गए, ये सही है, सही है ना, ठीक है जी। एक 3 तुम्हारे पास n से आ गया, सही है। ये जो दो 5 स्क्वायर हैं ये दोनों के दोनों n से आ गए, सॉरी a से आ गए, और 2 7 आ गए। अब 7 कितने आए और कहां से? 2 आ गए, एक ए से और एक एन से। दो तो नहीं आया ना, a के पास भी एक 7 है, n के पास भी एक ही 7 है, तो वो common तो हो जाएगा एक ही 7 आ जाएगा एज कॉमन फैक्टर। सही है। ये जो ग्रीन से मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे सिर्फ a ने दिए, ये जो रेड से लिखा है मैंने वो सारे का सारा सिर्फ n ने दिया। मगर ये जो एक 7 तुम्हें अपने एलसीएम में नजर आ रहा है, वो तो अगर n के पास एक ही 7 होता तो वो एज कॉमन फैक्टर आ जाता ना। जी। तो वो एक और 7 कहाँ से आएगा? क्या a के पास से आ सकता है वो? नहीं सर, एन के पास से आएगा। n के पास से, a के पास से क्यों नहीं आ सकता? सर क्योंकि इसकी ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है ना फिक्स। a तो ऑलरेडी डिफाइंड है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। आपको n के पास एक 7 और रखना पड़ेगा, सही है। तो n के पास एक 7 और है, तो ये जो एक एलसीएम में आप ये वाला 7 देख रहे हैं, ये तो वो है जो एज कॉमन फैक्टर आया है, सही है। और ये जो एक 7 आप देख रहे हैं ये सिर्फ किसने कंट्रीब्यूट किया अलग से? एन ने। n ने। और ये तभी होगा जब n के पास कितने 7s हो? एक 7। एक 7। तो एक 3 तो चलो n के पास था, बट n के पास 7 कितने रहने चाहिए? 2, ताकि एक वो एज कॉमन फैक्टर कंट्रीब्यूट कर दे और एक वो एज नॉन कॉमन फैक्टर कंट्रीब्यूट कर दे। सही होगी बात? जी। तो n की वैल्यू हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच मींस 49 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 147। जिस वक्त मैंने तुम लोगों को ये टॉपिक शुरू किया था उस वक्त कहा था कि एचसीएफ और एलसीएम के 2 फॉर्मूले हैं, वो 2 फॉर्मूले जहन में रखो, उसके बिना ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, सही है। तो ये उसी पे चल रही है सारी कहानी, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर पे। आ रहा है, बोलो बेटा। सर ये दोबारा समझा देंगे आप क्या? दोबारा समझा देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हारा एलसीएम क्या है? एक एलसीएम है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। नहीं बेटा, एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या है? एलसीएम बताओ, ऐसे देखो एलसीएम क्या है? The lowest common multiple of 2 square multiplied by 5 square multiplied by 7 and another number n is
2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। अब इन सब चीजों में एलसीएम क्या है? ये एलसीएम इसके अंदर है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। हाँ, और ये किन दो नंबर का एलसीएम है? एक इस वाले नंबर का, जिसे मैंने ये सारे मिसाल के तौर पे ए कह लिया, ये एक नंबर है, अच्छा सही है। और दूसरा नंबर क्या है? एन। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ए और एन का एलसीएम है ये 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, सही है। अब चलिए, ए तो फिक्स्ड है ना, आपने कह दिया कि ए बेसिकली क्या है? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। ए के पास 2 दफा 2 है, 2 दफा 5 है और 1 दफा 7 है, सही बात। अच्छा, अब एन के पास क्या है वो हमें नहीं पता, एन के पास क्या है वो हमें नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एलसीएम को देखा, मैंने कहा जरा पहले अपने एलसीएम को देखो और जो कुछ ए के पास है वो तो ए में जाने दो। तुमने 2 स्क्वायर को ए में जाने दिया, तुमने कहा ये जो 2 स्क्वायर है ये सारे का सारा ए के पास से आया है, ये एन में नहीं शामिल करो। ये 5 स्क्वायर ये भी एन के पास से आया, ये भी तुम जो है वो यार ये भी तुम ए के पास जाने दो। उसके बाद ये जो 7 स्क्वायर देख रहे हो ना, अब ये कितने 7 है जो एलसीएम में नजर आ रहे हैं तुम्हें? दो। उसमें से एक तो तुमने कह दिया कि यार ये तो ए के पास से आया है, सही है। जी यानी तुमने अपने एलसीएम के 2 हिस्से कर लिए। वो 2 हिस्से तुमने क्या किए? वो 2 हिस्से किए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। तुमने कहा ये सारे का सारा तो वो है जो एन के पास से आया। अब उसके अलावा बचा क्या क्या? उसके अलावा एक 3 बचा और एक 7 बचा, ये बात सही है। जी अच्छा, अब ये जो कुछ भी बचा तुमने ये उठा के डाला एन के खाते में, सही। अब अगर एन ये हो मेरे भाई, तो जरा सोचिए कि एलसीएम क्या बनेगा। एलसीएम बनेगा 2 2 आ जाएंगे, ये किसके पास से आएंगे? ये ए के पास, ये ए के पास से। एक 3 आ जाएगा, ये किसके पास से आएगा? ये एन के पास से। ये एन के पास से। फिर 2 5 आ जाएंगे, ये किसके पास से आएगा? ये ए के पास से, ए के पास। ए के पास से। अच्छा, फिर उसके बाद 7 कितने आएंगे? 7 7 2 आएंगे। 7 2 क्यों आएंगे? 2 7 कहाँ से आएंगे? ए के पास भी एक 7 है, एन के पास भी एक 7 है, तो ये तो एक ही दफा आएगा ना एज कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये जो 2 स्क्वायर देख रहे हो ये नॉन कॉमन फैक्टर आया तुम्हारे पास ए के पास से। ये जो 5 स्क्वायर देख रहे हो ये भी नॉन कॉमन फैक्टर आया किसके पास से? ए के पास से, ए के पास। ये जो 3 देख रहे हो ये भी एज नॉन कॉमन फैक्टर आया किसके पास से? एन के पास से। अब 7 तुम्हारा ए के पास भी है और 7 तुम्हारा एन के पास भी है, तो ये एक ही एक 7 है, तो एक ही दफा 7 आएगा एज ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ ए एंड एन, सही है। ठीक। जबकि एलसीएम में कितने 7 थे? एलसीएम में 2 7 थे, तो वो एक जो एक्स्ट्रा 7 था एलसीएम का वो तो चला ही गया आपके assumption के हिसाब से, तो वो एक 7 और होना चाहिए है ना किसी के पास। अब वो ए के पास तो हो नहीं सकता क्योंकि ए तो पहले ही डिफाइंड है, तो वो एक 7 किसके पास है? एक 7 एक ए के पास। ए को कैसे तब्दील कर सकते हो? ए तो डिफाइंड है ना बेटा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। वो तो सवाल ने पहले ही बता के रखा है कि जी ए आपका 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 है। ये तो सवाल ने बता दिया कि ए के पास 2 2 हैं, 2 5 है और एक 7 है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, सही है। आपको चेंज अगर करना है कुछ भी तो वो एन में कर सकते हैं। आपने एन को एक 7 दिया था पहले, जब आपने एन को एक 7 दे के रखा तो आपका एलसीएम बुरा मान गया, वो कह रहा था मेरा तो एक 7 खा गए आप, सही। तो अब वो एक एडिशनल 7 जो था एलसीएम का वो आप किसके खाते में डाल सकते हैं? ए के खाते में तो डाल नहीं सकते, वो एन के अंदर डालेंगे।
वो आपको n के अंदर डालना है। n में एक 3 पहले ही डिफाइन किया था आपने, एक 7 भी पहले ही डिफाइन किया था, अब वो एक एक्स्ट्रा 7 आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो भी आप n में ही डिफाइन करेंगे। तो n की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 रहेगी। अच्छा। सही है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 147। हम्म। सही हुआ। हम्म। अच्छा, ये तो खैर फिर 63 का पार्ट से तो मैंने छोड़ दिया था, ये लीनियर इनइक्वालिटी है, फिर ये अलग चला जाएगा, नंबर्स भी नहीं आता। ओए होए, सारे 65। मुश्किल सवाल। 65। चलो भाई, ये भी मजे का सवाल है, पढ़ो जरा। हाँ हाँ, इसकी टेक्निक मैं भूल गया हूँ। रैन, हाथ तो नीचे कर लो अगर सवाल नहीं है तो। चलो 65 समझाओ भाई, पढ़ो, शाबाश। जितना अपने जहन से सोच के करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। डिस्कस करें अपने जहन से, सोचें, गलत सोचने को मसला नहीं है यार, लेकिन अपने जहन से सोचें तो सही, मेरे बताने पे मत चलें। हम्म, अरे कोई तो कुछ सोचो। हाँ फैजान बोलो बेटा। सर इस क्वेश्चन में ये लोग कह रहे हैं A B C D and E are 5 numbers such हम्म, that A is greater than D but C is greater than A, हम्म, then A is smaller than E and C is greater than E, then A is smaller than B, E, अच्छा E सी is इज greater ग्रेटर than देन, B, हाँ, अच्छा फिर आगे ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ। A is smaller than B and हम्म, E is greater than B। ठीक है। तो सर हमें इस क्वेश्चन में इन नंबर्स को ऑर्डर में रखना है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। सही है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सर D। सर डी होगा। सबसे छोटा नंबर हो गया डी। अब मुझे समझाओ कैसे किया ये। सर क्योंकि बिकॉज सर A सब if we see A is smaller than all other numbers but A is greater than D, so technically D is the smallest number। हाँ, या एक साथ, यानी कि पहली बात क्या हो गई कि आपको इतना हिस्सा जो दिखाया है उसमें हम कह रहे हैं डी इज लेसर देन ए। सही है, डी ए से भी छोटा है, और अगर आप गौर करेंगे ना तो ए वो चीज है, ए बाकी 4 नंबर्स, ए जो है वो सी से भी छोटा है, ए जो है वो ई से भी छोटा है, ए जो है वो बी से भी छोटा है, तो ए सबों से छोटा है, सिर्फ डी से बड़ा है। सही है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। यानी ए हर एक से छोटा है और डी ए से भी छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो गया? डी हो D। गया। अब जब डी सबसे छोटा हो गया तो उसके बाद किसकी बारी आई? ए। A। ए। ठीक है, ये तो हम पहले ही तय कर चुके थे, ए सबों से छोटा है सिर्फ एक डी को छोड़ के, तो सबसे छोटा डी हो गया और उसके बाद ए हो गया। चलो, अब उसके बाद B। उसके बाद बी होगा। उसके बाद क्या क्योंकि होगा? सर बी होगा, बी। उसके बाद होगा बी। सही है, और वो बी जो है, देखो ये होता है जब घर वाले एहतियात नहीं करते ना, जब अम्मा पापा एहतियात नहीं करते ना तो ऐसे बच्चे होते हैं। चलो, तो सबसे छोटा डी हो गया, फिर हो गया ए, सर पर बी फिर होगा हो जाएगा बी। अब ये भी समझाओ बी कैसे होगा? क्योंकि वो ई से छोटा है और E C से छोटा है। और ई बी से बड़ा है। यानी बी जो है वो ई से छोटा है और ई से और- छोटा सी है। और ठीक E है, C से जी। छोटा है। तो बी हो गया आपका 3rd नंबर पे, फिर ये होगा और उसके बाद आपका हो जाएगा E। ई। ई, और उसके बाद आपका हो जाएगा सी। सही है बात? जी। चलें जी, इसकी एक टेक्निक थी वो मुझे भी क्लिक नहीं कर रही, मैं भूल गया। इसकी एक टेक्निक थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
देखो ये हम लोगों के साथ भी होता है, हम लोग भी कभी कभी चीजें भूलते हैं, और हम लोग इतने सालों से पढ़ा पढ़ा के इतनी प्रैक्टिस कर करके ही होता है, तो अपना सोचिए क्या होता होगा। चलिए उसके बाद 66 का पार्ट बी। जी हाँ जी, ये क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू m एंड n। ये क्या पूछ रहा है? ये HCF एलसीएम पूछ रहा है कि LCM पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहे थे। LCM पूछ रहा है। HCF पूछ रहे हैं सर, कॉमन फैक्टर, ये HCF हाईएस्ट पूछ कॉमन रहा है। फैक्टर। ये जो है ना डिवाइड्स का वर्ड। अच्छा, HCF के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है GCD। अब मुझे नहीं पता जी सर, कि सुना होगा कि नहीं सुना होगा। हाँ, ग्रेटेस्ट कॉमन तो HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सही है। आमतौर पे ओ लेवल्स में ये वाला वर्ड ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, HCF ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल ये दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो जब डिवाइड का वर्ड आया ना, तो उससे समझ जाना है कि GCD मतलब HCF निकालना है। इस सवाल में सिर्फ इतना ही समझना था कि ये HCF निकालने को कह रहा है कि LCM निकालने को कह रहा है। अब जब आपको ये समझ में आ गया कि HCF निकालने को कह रहा है, तो आपने सिर्फ कौन से फैक्टर्स गैदर करने हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स। अब जरा देख के बता दो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं मेरे पास। सर 2 स्क्वायर्ड आएगा 2 स्क्वायर्ड है, और एक 3 है। और एक 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 14। और मैंने किस वर्ड से समझा कि ये GCD या HCF है? इस वर्ड से डिवाइड। समझा, डिवाइड के वर्ड से। डिवाइड मतलब फैक्टर। सही है। जी मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट। सही है। अच्छा, अगला सवाल बताओ साइन क्या है? अब ये मैंने सारे बीच के जितने छोड़े थे वो सारे कर दिए ना। सर ये आपने 2 स्क्वायर इंटू 3 14 भी लिखा है। ये गलती हो गई होगी यार, ये तो कैसे अटक ही सर गया। 12 होगा ना। हाँ, ये 14 किसने लिखा है? ये सर ये मोहम्मद ने लिखा है। बीच बीच में ऐसा तुम लोग मुझे बोलते रहते हो ना, तो इसलिए मैं ध्यान बढ़ गया, और ना 12 होता है, 4 मल्टीप्लाई होता है। 69 है। अब सोचो, ये सब सोचो, ये गलतियां मैं भी कर रहा हूं, तो ये गलतियां आपसे भी होती होंगी। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 हर एक को पता है 12 आता है, लेकिन बेध्यानी में जरा सा ध्यान बटा और गलती हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस कर लें, चीजें देख लें, लिख के कर लें, ध्यान से करें, पेपर चेक करें, आखिर में करने का पेपर चेक करें। अब हम लोग यहाँ पेपर चेक करने के लिए कहो लोगों को, तो वो जिस तरह से चेक करते हैं वो आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग किस तरह पेपर चेक करते हैं। अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या है? एक्सप्रेस 500 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अब ये खैर आपको आता है, तो मैं इसको जरा डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये होगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 125 मतलब 5 का क्यूब। सही है। ये आप बनाना जानते हैं। अब आप इसको डायरेक्टली बना रहे हैं या वो एलसीएम वाला मेथड करके बना रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर डायरेक्ट बनाने का शौक हो रहा है किसी को, तो भाई वो उतनी प्रैक्टिस करे भी उसके लिए। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की और सोच रहे हैं कि पेपर में जाकर ही करूंगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। फिर आप वही तरीका इस्तेमाल करें, वो फैक्टर्स बनाने वाला, फिर आप मत कीजिएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए है। अगर आपने की है तब तो आप पेपर में चांस लीजिए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो पेपर में चांस मत लीजिएगा। सही है। ये कोई ना सोचे कि यार मैं पूरे साल तो प्रैक्टिस नहीं करूं, पेपर में जाकर ये कमाल मैं कर दूंगा, ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अगर पेपर में करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना कोई जरूरत नहीं है, मत करें। अच्छा जी, अब ये सवाल है, ये बेसिकली सवाल है, टॉपिक हमारा इंडाइसिस का। एनालिसिस का। सही है। ये अभी हमने जो आपका एंड ऑफ ईयर का पेपर डिजाइन किया था मैंने, उसमें एक टॉपिक था इंडाइसिस। पेपर 2 का सबसे पहला सवाल मैंने ये डाला था। अच्छा, ये सवाल पढ़ा हुआ कौन से टॉपिक में है? नंबर्स में पढ़ा हुआ है। सर सही ये है, एनालिसिस में भी ऐसा हुआ। ये इंडाइसिस का सवाल है, पढ़ा हुआ नंबर्स में। अब आपको इंडाइसिस का पास्ट पेपर कराया गया था, मगर उसमें ये सवाल नहीं था। ठीक है, इसलिए फिर मैंने यहाँ से सवाल निकाल के वहां डाला, इतना मजा आया।
अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, m मल्टीप्लाई बाय n लुक्स लाइक दिस थिंग। सही है, जब आपने m को n से मल्टीप्लाई किया तो वो कुछ ऐसी शक्ल में दिखने लगा। तो अब आप बताइए कि p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी। तो जरा पहले सोच लेते हैं कि m मल्टीप्लाई बाय n एग्जैक्टली दिखता कैसा है। m का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ये स्टेप्स मैं सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये वो m के बाद वाला मल्टीप्लाई आ गया। सही है, n का मतलब क्या है, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे शुरू में जो 2 है उसकी पावर कितनी है, 1 1। ये हमारा रूल है, जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 Power की add हो ओवरऑल पावर क्या हो गई, 2 की पावर हो गई 5 और 3 की ओवरऑल पावर क्या हो गई 4। अब इस चीज को उठाइए और उठाकर इसके साथ कंपेयर करें तो आपको p की जगह क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, 5। तो p की वैल्यू क्या आ गई 5। q की वैल्यू 4। सही जी। फिर उसके बाद आपके पास, अल्लाह ताला भला करे, क्या बात है, m डिवाइडेड बाय n। अब m के मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का मतलब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। सही है, जब सेम बेसिस डिवाइड होती हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऊपर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 में से माइनस हो गया 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 में से माइनस हो गया 2। सही, तो 2 की पावर आपको 1 माइनस 4 माइनस 3 नजर आया और 3 की पावर क्या नजर आई, 2 माइनस 2 0। अब इसको दोबारा किससे कंपेयर कीजिए, इस हिस्से से कंपेयर कीजिए। तो बताइए p की वैल्यू क्या नजर आ रही है, p की वैल्यू -3 है, -3। और q की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 0। फिर उसके बाद है n स्क्वायर्ड। अब n का मतलब तो क्या है मेरे भाई, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर और ये पूरे का पूरा स्क्वायर। अब ये जो बाहर वाला 2 है ये जाकर इन पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जी। ये बेसिकली इस साल हमने ग्रेड 9th में पढ़ाया है, तो 8 और 7 वालों को पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा। सही, ये पढ़ेंगे आप इंडाइसेस इंशाल्लाह ताला। अब इसको भी कंपेयर करें इसके साथ, तो p की वैल्यू क्या हो गई भाई मेरे, 8 और q की वैल्यू क्या हो गई 4। सही हो गया। जी सर। चले अब जरा देखते हैं और क्या कुछ बचा है। कि ये मैंने 71 लिखा होगा उस लिस्ट में, साइन देखो। जी सर, देख लो। जी सर, 71 है। ये कन्वर्जन है, आपको फैक्टर्स को डेसिमल्स में और परसेंटेजेस में कन्वर्ट करना है। सही है, तो अब मैं एक पार्ट इसमें से कर दे रहा हूं, एक आपको करना होगा। मैं ये वाला पार्ट कर देता हूं। सही है, जी। आपको दिया हुआ है एक फ्रैक्शन 3/20। आपने सबसे पहले इसका डेसिमल बना लेना है। अब अगर 3 को 20 से डिवाइड करना है तो मैंने तरीका सिखाया है, 20 को ब्रेक डाउन कर लो। सही, सिखाया ना ये। जी सर। 3 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 1.5। और फिर 1.5 को 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, 1.5 को 10 से डिवाइड किया तो 0.15 बचा। सही है, जी। ये मेंटल मैथ है, मैंने लिखा सिर्फ इसलिए कि जरा नजर आ जाए। ये सारे का सारा करना मेंटली है। सही है, फिर उसके बाद दूसरा काम क्या है कि इसी आंसर को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना है। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप अगर चाहें तो 3/20 को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर वो जो एलसीएम के डेसिमल ले आए हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपकी चॉइस है। सही है,
मैं अगर 3/20 वाले हिस्से से कर रहा हूँ तो 3 5 15%, और अगर 0.15 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी 15%। सही है, तो आंसर आपका 15% रहेगा एनी हाउ। किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। सही है, सर ये इसमें डेसिमल को टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल आखिरी को, वाले फ्रैक्शन में, आखिरी वाले में थोड़ा मसला है। अच्छा अब जैसे मिसाल के तौर पे चलो करा ही देता हूँ। अब क्या दिया हुआ है 62.5%। पहले तो 62.5% का मतलब क्या है? 62.5 ओवर 100। 62.5 ऊपर ओवर 100। ठीक है, मैंने इसको 2 दफा लिखा, 62.5 अपॉन 100। एक से मैं डेसिमल बना लेता हूँ। जब मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये तो क्या हो गया 0.625। 0.625। नीचे वाला जो मैंने लिखा है इससे मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा। अब मैं आपसे कहूँ जी 62.5 और 100 का कॉमन फैक्टर क्या है, या तो आप ये सोच पाए। अब जैसे मुझे पता है कि वो 2.5 है, सही है, लेकिन अब वो डेफिनेटली आपके लिए तो आसान नहीं है। तो आप क्या करें, पहले इस डेसिमल को हटा लीजिए। 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल मैंने हटा दी। सही है, जी 625 अपॉन 100। अब इसको इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करें। अच्छा, मिसाल के 1000 तौर हो पे, गया। हाँ 1000 होगा। अब इसको आप इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करें। मिसाल के तौर पे 5 से डिवाइड करना शुरू कर दिया, या जो अगर आपको कुछ और नजर आ रहा है तो आप उससे कर लें। मैं इसको 25 से कर रहा हूँ। सही सही है, तो 25 जा 625 और 25 40 जा 1000। फिर इसको फर्दर 5 से किया तो 5 और 8। सही हो गया। सही। इसी शक्ल में रहते ना 62.5 अपॉन 100 तो कैंसिल करने में परेशानी होती है, क्योंकि एक जगह डेसिमल था और एक जगह इंटीजर था, उसमें कैंसिलेशन में मसला होता है। तो डेसिमल्स खत्म कर लें और फिर उसके बाद कैंसिल आउट करें तो चीजें आसानी से कैंसिल आउट हो जाएंगी आपके लिए। सही है, और अगर आप डेसिमल के रहते हुए फ्रैक्शन फैक्टर सोच सकते हैं तो फिर आप फैक्टर सोच लीजिए। अच्छा भाई, चलो अभी आखिरी 72 भी होगा। जी सर 72। तो पहला पार्ट तो बता दोगे ना, 96। तो 96 का मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 96 चेक कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख तो रहा हूँ, फिर भी तुम लोग चेक कर लेना। सर सही है, 2 की पावर 5 और 3 है। हाँ हाँ भाई, हाँ सही है, ठीक है। मैं अगर कुछ डायरेक्टली लिख भी दूं तो ये नहीं है आप ये सोचने बैठ के कि सर ने लिखा तो ठीक ही होगा। टीचर्स भी इंसान होते हैं, गलती टीचर्स भी करते हैं। तो अगर हो जाए तो उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और किसी को ये सोचना है कि वो हो, उनको तो पढ़ा नहीं आता, तो सोचते रहे, खुश रहे अपने बच्चे पे। अब उसके बाद पार्ट बी, 24 is a common factor of 96 and the integer n। अब बताओ इसमें नंबर्स क्या हैं और HCF या LCM क्या है? सर 24 HCF है और नंबर्स 96 और एन है। हाँ ठीक है, तो एक नंबर है 96, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर है n, अब ये क्या है ये नहीं पता। इन दोनों का HCF क्या दे दिया मुझको? 24। 24। गिवन दैट n इज लेस देन 96, कह रहे हैं कि n जो है वो 96 से छोटा है। तो ऐसी सूरत में बताइए n की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? चलो अब मुझे तरीका सिखाओ क्या करेंगे। सर इन दोनों को पहले प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। चलो पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलो क्या याद करोगे? सही है, जी सर। ये पहला नंबर है मेरा, ये HCF या LCM नहीं है। जी सही है, दूसरा नंबर है n, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने दो नंबर्स के फैक्टर्स बना लिए। फिर मुझे और क्या चीज पता है? HCF, जी सर। वो है 24। तो 24 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। चलो अब बोलो। सर इसमें हम 2 क्यूब कॉमन ले लेंगे और 3 कॉमन ले लेंगे।
यानी ये 2 और 2 तो आपका लाजमी कहाँ पर रहा? 96। दोनों जगह पर। 2 और 2 ये लाजमी आपका कहाँ पर है? दोनों जगह पर है, इसलिए दोनों जगह पेयर हुआ है। जी अच्छा चलो मान ली बात। और सर। ये 3 भी दोनों जगह पर है, इसलिए ये भी यहाँ पर अपेयर हुआ है। सर तो दो दो रह गए, टू ठीक है, स्क्वायर रह अब वो 2 टूज तो किसके रह गए? ये 2 96। इजाफी टूज जो है वो 96 के रह गए। अच्छा भाई, तो फिलहाल अभी तक की काम के हिसाब से एन में इतना कुछ तो है, 2 × 2 × 2 × 3, ये सब तो एन में शामिल है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एन तो वापस 24 ही आ गया। तो क्या ये लार्जेस्ट वैल्यू है? क्या एन के पास कुछ और नहीं हो सकता? हो सकते हैं। क्या हो सकता है और? और क्या हो सकता है जो मैं एन की गिनती में डाल दूं तो 96 और एन का HCF 24 ही रहे? अब सोचिए कि जो आपका HCF है 24, ठीक है, तो वो 24 के टेबल में क्या कुछ आ सकता है? 24 के टेबल में 24 आ सकता है, 48 आ सकता है, 72 आ सकता है, 96 आ सकता है, और 120 भी आ सकता है, मगर वो फिर 96 से एक्सीड कर जाएगा। जी सही है, सर मेरे ख्याल से इसमें एक और 3 आएगा। इसमें एक और 3 आएगा। अब चल, अब यानी कि n की वैल्यू जो मैंने फिलहाल लिखी है वो 24, 48 और 72 में से कुछ भी हो सकती है। सही है, ये मैंने लिखे ना साइड में, जी सर। n इन तीनों में से कोई एक होनी चाहिए। 96 से बड़ी नहीं होगी, ये सवाल ने खुद ही कह दिया। सही, तो 96 से छोटी यही 3 वैल्यूज हैं। अब अगर 24 होती है n की वैल्यू तो उस सूरत में HCF 24 रहेगा, यहां तक बात सही है। बट क्या ये n की लार्जेस्ट वैल्यू है? नहीं सर, ठीक है, लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं। अच्छा अब लार्ज अगर और फर्ज कीजिए आप कहते हैं कि n 48 था, मिसाल के तौर पे आप ऐसा मानते हैं कि n 48 था, तो अगर n 48 था तो n के पास एक 2 और होना चाहिए ना, जी तो ही 48 बनेगा। लेकिन अगर n के पास एक 2 और हो तो क्या HCF ऐसा ही रहेगा जैसा है? नहीं सर। HCF में क्या तब्दीली आएगी? चेंज चेंज हो जाएगा। तो HCF चेंज होकर क्या हो जाएगा? तब्दीली क्या आएगी? कितने टूज कॉमन हो जाएंगे? n और 96 में कितने टूज कॉमन हो जाएंगे? चार टूज कॉमन। 4 टूज, तो HCF में एक 2 और अपेयर हो जाएगा। तो 48 हो जाएगा। ठीक है, और HCF तो नहीं बदल सकते, HCF डिफाइंड है। इसका मतलब है n की वैल्यू 48 तो नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू 48 होती तो एक 2 बढ़ता, और एक 2 बढ़ता तो HCF बदल जाता। सही हो गई बात? जी अच्छा जी, तो फिर 48 तो नहीं हो सकती। अच्छा फिर ट्राई करते हैं 72। अगर n की वैल्यू ने 72 होना है तो n के फैक्टर्स 2 × 2 × 3 × 3, इतना तो एक 3 और बढ़ना चाहिए थे। 72 है अगर, तो यही होंगे फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 3। सही है। अच्छा ऐसा करने से क्या HCF बदल रहा है? नहीं सर। ऐसा करने से HCF नहीं बदल रहा। तो n की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 विच मीन्स 72। सही हुई बात? जी अब मैं इसमें से कल कोशिश करूंगा कि जो फर्दर मैंने सवाल निकाले हुए हैं उसमें से देखूंगे क्या कुछ मुझे करने की जरूरत है और आप क्या कुछ कर पाएंगे, क्योंकि HCF LCM वाले काफी सवाल करा दिए, हो सकता है कुछ आप कर पाए। ठीक है, तो अब उसमें से कुछ दूंगा मैं आपको करने के लिए। कल कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को वाइंड अप कर दें, सो दैट नेक्स्ट वीक से हम फिर नया टॉपिक शुरू कर सकें। ठीक है, इसके जो सवाल मुश्किल लगे उनको हाईलाइट करके रख लीजिए। इस टॉपिक में कुछ चीजें बहुत मुश्किल होती हैं, मोस्टली आसान होता है लेकिन कुछ चीजें मुश्किल होती है। चलें, यहाँ पर ये वाली क्लास वाइंड अप हुई। अब उसके बाद ग्रेड 11 की क्लास शुरू होगी, उसमें हम पढ़ेंगे आज रेशो, रेट, प्रोपोर्शन वगैरह। तो जो लोग ठहरना चाहें वो ठहर सकते हैं, लेकिन ये क्लास मैं एंड कर रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूंगा वो क्लास। चलें जी, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा